वीडियो दिख रहा है, आवाज आ रही है? आ जाओ सब लोग, आवाज आ रहा है? वीडियो क्लियर है? आ जाओ सब लोग। आ जाओ सब लोग, ज्वाइन कर लो। आज हम टाइम दिए हैं 5 मिनट के अंदर, जो ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर पाएगा, नहीं तो बाद में सब रिकॉर्डेड वीडियो देखेगा। बाद में लाइव नहीं आना है, टाइमली लाइव आना है। और आप लोग रूटीन देख लिए लाइव क्लास का? टीटीएस में आप लोग का लाइव क्लास है 3:30 से 5, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अभी कुछ दिन, हफ्ता में 3 क्लास है लाइव, फिर बाद में डेली हो जाएगा, सप्ताह में 5 दिन हो जाएगा। इसलिए 3 दिन लाइव क्लास रखा गया है कि बहुत बच्चे जो अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, 11th का एक्चुअली ये दूसरा बैच है, एक बैच मेरा पहले ही से फुल है, क्योंकि जो बच्चे बिहार बोर्ड या सीबीएसई के थे वो रुके नहीं, वो मेरा बैच ज्वाइन कर लिए और बहुत आगे निकल गए हैं। और ये बिल्कुल नया बैच है, इसमें आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो 3 दिन आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, या ऐसा कीजिए डेली रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। आप रिकॉर्डेड वीडियो शुरू से देखिएगा। रूटीन क्लियर है ना आप लोग का? चलिए कुछ बात हम समझा देते हैं, फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। क्लियर? देखो ध्यान से, आप लोग का लाइव क्लास टीटीएस में होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अभी जो रूटीन है कुछ दिन का, बाद में ये 5 डे हो जाएगा। अभी 3 डे है, बाद में ये 5 डे हो जाएगा। ठीक है? टाइमिंग तो देख ही लिया आप लोग, 3:30 से 5, 1.5 घंटे का लाइव क्लास रहेगा। और इसमें हम लोग आज वेक्टर पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी, क्योंकि आज थर्सडे है तो ट्यूसडे को भी हम लोग लाइव क्लास किए वेक्टर का, लेकिन वेक्टर पढ़ते क्यों है ये बात बताए। वेक्टर हम शुरू नहीं किए थे। तो जिस बच्चे का आज पहला लाइव क्लास है, या जो बच्चे लाइव न आकर रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास सुदूर देहात से जुड़ते हैं, बहुत दूर दूर के बच्चे जुड़ते हैं, तो उनके यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, तो वो बच्चे लाइव में न आकर मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। क्योंकि हर लाइव क्लास का हम रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं बाबू। जैसे आज लाइव हुए, तो लाइव क्लास के 2 घंटे के अंदर, जैसे मान लो लाइव क्लास 3:30 से 5 है, तो हर लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो 7 बजे तक मिल जाएगा। लाइव क्लास के बाद 2 घंटे के अंदर आपको उस लाइव का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। और जितना भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का पहले से भी रिकॉर्डेड वीडियो हम ऐप पे डाले हुए हैं। क्लियर? अब है कि हम लोग पढ़ाई ऑनलाइन कैसे करें। लाइव इंटरेक्टिव क्लास है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव रैपिड टेस्ट होगा, रैपिड फायर टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट आप लोग का होगा, मेजर टेस्ट होगा, एक्टिव टेस्ट होगा। बहुत ही मजेदार फैसिलिटी है हम लोगों का। क्लियर? कोई नया बच्चा जुड़ना चाहता है तो नया जुड़ सकता है, आपके फ्रेंड हो, बस गूगल प्ले स्टोर पे जाके आदित्याज फिजिक्स क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। क्लियर? सारा चीज हो जाएगा, और ऑफिस वाले नंबर पे बात कर लेगा। तो बच्चों, सबसे पहले बात यह है कि अगर फिजिक्स का हीरो बनना है, फिजिक्स का अगर आपको हीरो बनना है, क्योंकि सबसे मजेदार सब्जेक्ट फिजिक्स है। और हम पिछले क्लास में भी बताए थे, आज ही बता रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ने का, लिखने का, समझने का चीज नहीं है। अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, या आप पुराने बैच के हैं या आप नए बैच के हैं, क्लियर, आप ऑफलाइन बैच के हैं या आप सिर्फ ऑनलाइन बैच के हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये ध्यान रखना कि फिजिक्स पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, समझना नहीं है। फिजिक्स को विजुलाइज करना है, फिजिक्स को बेइंतहा मोहब्बत से देखना है, बहुत ज़्यादा प्यार से इसे पढ़ना है। दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, अगर आपका बायोलॉजी हो
तो आप नीट दोगे, मैथ है तो जेईई मेंस एडवांस दोगे। ये सब एग्जाम के लिए, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, बोर्ड एग्जाम का ये सब ब्रिज होता है। जैसे मान लो 2 शहर के बीच में एक नदी है, तो नदी को पार कब करेंगे, जब एक नाव हो या उस पर ब्रिज हो, पुल हो। तो फिजिक्स भी एक पुल का काम करता है, एक शहर से दूसरे शहर में भेजता है, एक लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य को प्राप्त करवाता है ये। तो बच्चों आपसे गुजारिश यही है कि फिजिक्स को पढ़ना लिखना समझना नहीं है। आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा, पढ़ने लिखने समझने के लिए नहीं, फील करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, बेइंतहा मोहब्बत करने के लिए। सारा चीज को मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। क्लियर। दूसरी बात, आप 10th बिहार बोर्ड से थे, सीबीएसई से थे, आईसीएसई से थे, दुनिया के किसी बोर्ड से थे, एमपी से थे, यूपी से थे, झारखंड बोर्ड से हैं, दुनिया के किसी भी बोर्ड से हैं, कोई मतलब नहीं है। 10th का मतलब सिर्फ और सिर्फ 11th में एडमिशन, सिर्फ 11th में एडमिशन। अगर असली औकात दुनिया को दिखाना चाहते हो तो 12th में कुछ करो, 12th में लाइए। अगर 12th सीबीएसई से देना है तो 95% लाइए, प्लस इससे कम में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको बिहार बोर्ड से देना है 12th तो 90+ लाइए, इससे कम में आपका कोई औकात नहीं, कोई नहीं आपको पूछने वाला है। अभी तक आप कुछ नहीं किए, पढ़ाई का असली महत्व अब समझ में आएगा, क्योंकि अब आप लोग समुंदर में आ गए हैं। समुंदर में जीने के लिए आपको बहुत ही शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, और यह शक्ति पढ़ने के बाद आएगा, टैलेंटेड बनने के बाद आएगा, और आपको टैलेंटेड मैं बनाऊंगा, हम लोग का सपोर्ट बनाएगा। आपको मुझे सपोर्ट करना है, मुझे आपको सपोर्ट करना है ना। क्लास रेगुलर करना है, चाहे आप लाइव क्लास कीजिए मेरा, चाहे रिकॉर्डेड, रेगुलर लाइव क्लास करना है। मैनेजमेंट में हम अपना व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लोगे, मैनेजमेंट में फ़ोन करके जब भी कोई भी डाउट होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे। ऑडियो भेज सकते हो, है ना, इमेज भेज सकते हो, जो कुछ भी डाउट होगा वो भेज सकते हो। क्लियर। ताकि आपका पढ़ाई अच्छे से हो। 24 घंटा में अभी तो हम हर टाइम फ्री किए हुए हैं, कोई भी टाइम में डाउट पूछ सकते हो आप। फिर आगे जैसे जैसे आप लोग का रूटीन बढ़ेगा, डॉट क्लास का एक टाइम हम फिक्स कर देंगे, उस टाइम में आप डॉट पूछ सकते हो। अभी तो हम फ्री किए हुए हैं, कोई भी टाइम में पूछ सकता है, क्योंकि अभी बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। क्लियर। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप 11th-12th का फिजिक्स अच्छा करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, कंपटीशन निकालना चाहते हो, और उससे पहले नॉलेज गेन करना है। एग्जाम तो देना ही है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। एग्जाम तो एक बहाना है कि आप कितना पढ़े, आप कितने पानी में हो, और नॉलेज के लिए पढ़ना है 2 साल। अगर ये 11th-12th आप अच्छे से पढ़ लिए, जो बंदा 2 साल जीवन का गोल्डन टाइम अच्छे से जी लिया, वो लाखों करोड़ों में खेलेगा। 11th-12th में जो साइंस लिया, अगर वो करोड़ों में नहीं खेला, लाखों में नहीं खेला, तो बेवकूफ है वो। अगर कोई साइंस लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेके 5 साल बाद अगर करोड़पति वो नहीं है, लाखपति नहीं है, तो बेकार है वो। ऐसा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। कलम का कमाई खाओगे, कहीं भी साइन करोगे, करोड़ों लाखों पैसा आपके पास आएगा। बस वैसा पढ़ना है, वैसा टैलेंटेड बनना है, और ये टैलेंट की शुरुआत आपका अभी से हो रहा है, इसी समय से हो रहा है। पहले आप क्या किए नहीं किए कोई लेना देना नहीं है, अभी से अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। और जो बच्चे अभी तक मेरा ये सब चैप्टर नहीं देखे हैं वो प्लीज देख लीजिए रिकॉर्डेड वीडियो में। पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये आपको देखना जरूरी है। अगर नहीं देखे हैं तो लाइव क्लास के बाद आज से देखना आप शुरू कर लें, लेक्चर 1 से। इसमें टोटल 12 लेक्चर है। क्लियर। और बहुत ही ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स देख लोगे आप, इसमें 9 लेक्चर है और 1-2 एक्स्ट्रा लेक्चर होगा। एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए रहता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाए चैप्टर के प्रति और आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से बना सके। 11th-12th पढ़ने का मतलब हो गया कि
कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, कोई टॉपिक पढ़ लिए, तो वह टॉपिक्स में से कहीं से भी हम आपको क्वेश्चन दें। कोई चैप्टर पढ़ ले, कोई टॉपिक पढ़ ले, और उस टॉपिक पे अगर हम 50,000 बुक से भी क्वेश्चन दे, तो वो क्वेश्चन आपसे तुरंत बनना चाहिए, तुरंत बनना चाहिए। ये हुआ पढ़ने का मतलब। ये दोनों चैप्टर क्लियर करने के बाद वेक्टर आपको पढ़ना है। जो वेक्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, इस सब चैप्टर अलग अलग है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो बच्चे अभी तक रिकॉर्डेड वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, सीधे लाइव क्लास में आ गए हैं, तो आप यहाँ से पढ़िए। लाइव का रूटीन आप अलग रखिएगा और रिकॉर्डेड वीडियो का रूटीन अलग रखिएगा। ये दोनों चैप्टर आप रिकॉर्डेड में पूरा करें, जहाँ डॉट होगा आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। होमवर्क आप मेरे ऐप पे अपलोड कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई होमवर्क आपको मिला, जैसे रिकॉर्डेड वीडियो आप देखिएगा, तो डीपीपी बनाइएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो लेक्चर के दौरान हम दिए हैं। फिर आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट बना के अपलोड कर दीजिएगा। और अपलोड करने में दिक्कत हो तो मेरे मैनेजमेंट में बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो। क्लियर? तो आज हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे। एक बात और, ये 3 चैप्टर जिसका अच्छा हो गया ना, यूनिट्स मेजरमेंट, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, वो फिजिक्स का 45% का मालिक बन गया। दुनिया का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, 11-12 छोड़ो, 11-12 के बाद अगर तुम साइंस से जुड़े रहोगे, बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, बीटेक करोगे, एमबीबीएस करोगे, कहीं भी, तो ये सब चैप्टर का यूज होता है। तो ये सब चैप्टर 45% वेटेज रखता है पूरे फिजिक्स का। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये चैप्टर आपका बहुत मजबूत हो गया, धांसू हो गया, अच्छा हो गया, तो अगर मैं दुनिया के किसी चैप्टर से 100 क्वेश्चन दूं, जो चैप्टर आप पढ़े भी नहीं है, सुने भी नहीं है उसके बारे में, जैसे हम 12th से उठाकर कोई चैप्टर आपको हम दे दें और उसमें से हम आपको 100 क्वेश्चन दें, तो आप बिना पढ़े 100 में से 45 क्वेश्चन बना सकते हो, बिना पढ़े। सोचो, बिना पढ़े जब किसी चैप्टर का तुम 45% क्वेश्चन बना सकते हो, तो ये जादू होगा कि महाजादू होगा? महाजादू होगा। अब पढ़ लोगे तब तो एकदम मजा आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव क्लास, है ना बच्चों? रेडी हो आप लोग? रेडी हो? चले, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, है ना? बहुत ही मजेदार चैप्टर सब है ये। तो देखो, वेक्टर मैं क्यों पढ़ता हूं, क्या जरूरी है वेक्टर पढ़ना? पहला, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें यह समझना है कि हम चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। क्लियर? क्या जरूरी है पढ़ना? ये जो वेक्टर चैप्टर है, आज हम लोग जितना सारा चीज पढ़ेंगे, ये वेक्टर चैप्टर हमारे जीवन में क्या एप्लीकेशन देता है, इसका क्या एप्लीकेशन है? फिजिक्स एक नेचुरल सब्जेक्ट है, ये नेचुरल फिनोमेनन पे आधारित है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे दैनंदिन जीवन में जो कुछ भी होता है सब फिजिक्स से रिलेटेड है। आप बैठे हो तो फिजिक्स है, आप चल रहे हैं तो फिजिक्स है, पंखा चल रहा है तो फिजिक्स है, एसी चल रहा है तो फिजिक्स है। देखो ये रिमोट है, अभी मुझे ठंडा लग रहा है ना? पूरा एसी कूल कर दिया है, अब रिमोट एसी को बंद कर दिया, क्या वजह है? फिजिक्स। सोचो, कोई टच नहीं है, बंद किए एसी बंद हो गया। ये स्मार्ट बोर्ड पे चलने वाला ये मार्कर, पंखा चला, क्या क्यों चला? स्विच ऑन किए पंखा चलने लगा, स्विच ऑन किए टीवी ऑन हो गया, फ्रिज में पानी ठंडा हो जाता है, सूरज निकलते समय लाल दिखाई देता है, सूरज डूबते समय लाल दिखाई देता है। ये सारा सब क्या है? नेचुरल फिनोमिनन। तो फिजिक्स एक ऐसा मजेदार सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप डूब जाइएगा तो आपको निकलने का मन नहीं करेगा।
नहीं करेगा निकलने का मन। कितना मजेदार सब्जेक्ट है वो। और इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं कि दुनिया में जितना भी डिवाइस है, ये सारा डिवाइस तो फिजिक्स के द्वारा ही बना है। और आप अपने जीवन में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या कोई डिवाइस आप बनाना चाहते हैं, दुनिया में कोई हेल्प करने के लिए कोई डिवाइस बनाना चाहते हैं, तो वो डिवाइस बनाने के लिए आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी जितने बच्चे लाइव हैं, या अभी लाइव और नहीं, अब लाइव का टाइम तो आउट हो गया, कोई लाइव में इन नहीं कर सकता है ना। अब जो आज लाइव नहीं हो पाया वो बाद में रिकॉर्डेड देखेगा। क्लियर बात आई समझ में? तो हो सकता है कि अभी जितने बच्चे लाइव हो, वो बच्चे आगे भविष्य में कोई नया डिवाइस बना दे, कोई नया डिवाइस बना दे जिससे दुनिया को हेल्प मिले, है ना। तो यही है फिजिक्स। ये ऐसा नहीं कि जितना डिवाइस अभी तक बना है दुनिया में उतना ही बन के रह जाएगा, आगे एक से एक नया डिवाइस बनाएगा, और वो डिवाइस बनेगा फिजिक्स के नियम से। क्लियर? तो आप भी चाहते हो कि दुनिया में कोई नया डिवाइस आप बनाओ, नया इंस्ट्रूमेंट बनाओ, तो आज से पढ़ना शुरू करो। क्लियर? तो जो बच्चे पिछले क्लास में लाइव नहीं हुए थे, तो पिछले लाइव क्लास का हम रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप आज के लाइव क्लास के बाद प्लीज उसको देख लीजिएगा। उसमें हम बताए हैं कि वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, है ना, क्यों पढ़ते हैं वेक्टर, क्या जरूरी है वेक्टर पढ़ना। आज फिर मैं इसको दूसरे तरीका से समझाऊंगा कि वेक्टर मैं क्यों पढ़ता हूं। ठीक है, आइए समझते हैं कि वेक्टर क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको, और जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी दो भाग में बटा। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। दुनिया का कोई भी चीज जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। मास को किलोग्राम में मापते हैं, टाइम को सेकेंड में, लेंथ को मीटर में, फोर्स को न्यूटन में, एनर्जी को जूल में मापते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है। हम नंबर को नहीं माप सकते हैं, है ना। नंबर 1 2 3 4 कोई नंबर हो गया, ये नंबर को हम लोग नहीं माप सकते हैं, है ना। तो नंबर क्या हो गया? नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया। पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14। पाई क्या है? कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो कोई नंबर, कोई इंटीजर, चाहे नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, चाहे कोई इंटीजर हो, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो, ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। इसे हम लोग नहीं माप सकते, नहीं तौल सकते हैं। जिसे मापा जा सके और तौला जा सके वही फिजिकल क्वांटिटी होगा, है ना। हम लोग जो हंसते हैं उसे भी नहीं माप सकते हैं। बोलते हो क्या हम 2 kg यहां से, आज 4 kg रोए, हमको 2 kg का दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब हमको 5 kg का दर्द हो रहा है, हम फलानवा से 2 kg का प्यार करते हैं, हम तुमसे 5 kg का नफरत करते हैं। आई हेट यू बाई 5 kg, आई लव यू बाई 10 kg, ऐसा बोलते हो। आज हम 10 kg रोए, मम्मी मम्मी आज मुझे 5 kg का खुशी है, ऐसा बोलते हो नहीं। तो हंसना, रोना, सुख दुख एक भाव है, भावना है, इसे हम माप नहीं सकते हैं। ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया, है ना। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी और एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया। एक हो गया स्केलर क्वांटिटी, एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब डिफिनीशन पे आने से पहले हम इसको आपको विजुलाइज करवाएंगे कि वाकई में क्या है स्केलर, क्या है वेक्टर, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए मैं आपको पहले विजुलाइज करवाता हूं, फिर आपके अनुसार डिफिनीशन पे आएंगे। ठीक है, ये आपके सामने ये पीपीटी बना हुआ है, तो पहले हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर पीपीटी पे आएंगे। ढेर सारा पीपीटी है, आज ये सब पीपीटी को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। देखो, अभी तक जितना भी काम आप लोग जीवन में किए हैं, जोड़ने का, घटाने का, गुना भाग करने का, ये सब आप लोग स्केलर से किए हैं, स्केलर मेथड से किए हैं। बचपन से जो कुछ भी आप जोड़े, घटाए, मल्टीप्लाई किए, वो स्केलर मेथड था। स्केलर में 3 + 4 जोड़ोगे तो हमेशा 7 आएगा, ना कभी 7 से कम आएगा, ना कभी 7 से ज्यादा आएगा, हमेशा।
स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसे मापा जा सके और तौला जा सके, जिसे मापा जा सके और तौला जा सके, और जिस फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, डिजिट। जैसे कहीं 50 केजी लिखा हुआ है तो 50 केजी में 50 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 10 रुपया में 10 मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कि 50 केजी में तो केजी यूनिट बता रहा है ना, कि ये मास है। 10 रुपया में रुपया यूनिट बता रहा है कि ये रुपया है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 10। कहीं पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा तो न्यूटन तो बता रहा है कि फोर्स लग रहा है, 100 क्या बता रहा है, 100 मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, डिजिट, अंक, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। अभी सिंपल समझो, पूरा डिटेल में ले जाएंगे, है ना। अभी तो समझ लो चैप्टर का टेलर है, अभी फिल्म नहीं आया है, फिल्म आएगा अगले क्लास से। पिछले क्लास में क्या था, पिछले क्लास में टीजर था, आज टेलर है। और अगले क्लास में मतलब सैटरडे को आप लोग का रूटीन है टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो सैटरडे को वेक्टर का फिल्म स्टार्ट होगा। आइए आज हम आपको टेलर दिखाते हैं। क्लियर, क्या दिखाते हैं, टेलर दिखाते हैं। तो 3 + 4 7 होता है, ठीक है। लेकिन वेक्टर में 3 + 4 को जोड़ोगे तो 1 से 7 तक में कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। सोचो, है ना जादू। मतलब वेक्टर में अगर 3 से 4 जोड़ोगे, 3 + 4 जोड़ोगे तो 1 से 7 तक का कोई भी वैल्यू मिल सकता है। कभी 1 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है, कभी 4 भी आ सकता है, कभी 5, कभी 6, कभी 7। यही जादू तो सीखना है, क्योंकि अभी तक तो आप यही पढ़े हैं कि 3 + 4 7 होता है, 5 + 3 8 होता है। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं है, वेक्टर में वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सोचो, अगर किसी को बोलोगे कि हम 3 + 4 जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू हम 1 ला देंगे, तो जादू ही होगा ना। मान लो तुम्हारे घर में कोई छोटा है, कोई 10th में है, कोई 9th में है, उसको बोलोगे 3 + 4, बोलेगा 7, तुम बोलोगे नहीं 1, तो पगला जाएगा। तुम बोलोगे 2, पगला जाएगा, कहेगा ये कैसे हो गया। वो तुम्ही को बेवकूफ समझने लगेगा कि 3 + 4 तो 7 होता है, 1 कैसे होगा, तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन तुम्हारे पास प्रूफ है। क्लियर। और भी सारा चीज जानते हैं, फिर आएंगे चैप्टर पे। बाबू, जब 2 नंबर को जोड़ते हो तो एडिशन कहलाता है। उसी एडिशन को फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर में रिजल्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट, है ना। और आगे बढ़ने से पहले 2 चीज जानना। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे फोर्स, है ना, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इसका मतलब है कि 10 मैग्नीट्यूड हो गया। अब फोर्स आप किधर लगाए, फोर्स किधर लगाए आप। जैसे मान लो इस बॉडी पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, इस बॉडी पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो 10 मैग्नीट्यूड हो गया। किधर लगाए, अलोंग ईस्ट, ईस्ट के अलोंग लगा रहे हैं, तो अपने आप डायरेक्शन क्लियर हो गया कि भैया फोर्स लगा तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। कितना, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा था, 10 मैग्नीट्यूड। किधर, तो ईस्ट के अलोंग लगा, है ना। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगा, जैसे मास, लेंथ, टाइम। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही छुपा हुआ रहता है। जैसे दुकान में बोलते हो कि अंकल 10 केजी चावल दीजिए, तो 10 केजी बोलते हो तो 10 केजी क्या है, 10 केजी में 10 मैग्नीट्यूड है। कभी बोलते हो कि अंकल 10 केजी चावल दीजिए उत्तर दिशा में, कभी नहीं बोलते हो, है ना। 10 केजी चावल दीजिए, 10 केजी आटा दीजिए, 2 किलो बेसन दीजिए, कभी बोलते हो कि अंकल 2 किलो बेसन दीजिए पूर्व दिशा में, नहीं। तो ये केजी क्या है, मास को रिप्रेजेंट करता है।
तो कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको तुम बोलो तो एक सेंस क्लियर होगा कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड छुपा हुआ है उसके पास, है ना। जैसे लेंथ, मान लो बिजली दुकान में गया, बोला अंकल 10 मीटर वायर दीजिए, तो 10 मीटर वायर दीजिए, तो 10 मीटर में 10 क्या मैग्नीट्यूड। ये तो नहीं बोलते हो 10 मीटर वायर दीजिए पूरब दिशा में, ऐसा तो नहीं बोलते हो। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोलने की क्रिया में ही, बोलने के क्रम में ही पता चल जाता है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और वो स्केलर है। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं, क्यों, वेक्टर है कि स्केलर। उसके लिए मुझे ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको 5000 फिजिकल क्वांटिटी कहीं पर रख दूं और बोले कि इसमें चुनिए, पिक आउट कीजिए कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, तो आपसे नहीं हो पाएगा बिना पढ़े हुए। क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी तो आप पता लगा सकते हैं बोलचाल की भाषा से कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे लेंथ, मान लो मेरी लंबाई 6 फीट है, क्लियर। तो हम ये तो नहीं बोलते कि मेरी लंबाई 6 फीट है उत्तर दिशा में। तुम कभी अपना लंबाई बताए हो, कभी अपना हाइट बताए हो दिशा के साथ, अरे तुम्हारा कितना हाइट है, तो 5 फुट 6 इंच पूरब दिशा में, 5 फुट 2 इंच उत्तर दिशा में। कहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो। टाइम, कहीं बोलते हो 2 बजा है पूरब दिशा में। कोई आपसे पूछा टाइम क्या हुआ बाबू, आप बोलते हो अंकल 5 बजा है दक्षिण दिशा में, 6 बजा है पूरब दिशा में, नहीं बोलते हो। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो सेंस से पकड़ा जाता है, सेंस से क्लियर हो जाता है कि वो स्केलर है, क्योंकि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्लियर। कुछ पकड़ में नहीं आता, उसके लिए हमको चैप्टर पढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले 2 चीज ध्यान रखिएगा, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर होगा, और जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा वो वेक्टर होगा, जैसे फोर्स, क्लियर। अब इस चीज को विजुलाइज करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल को जब हम लोग फील कर लेंगे तो समझ में आएगा कि हम चैप्टर पढ़ना क्यों चाहते हैं, क्यों वेक्टर पढ़ते हैं, है ना। आइए वो एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं स्केलर और वेक्टर की कहानी, है ना। हम लोग कहानी के माध्यम से, गाना के माध्यम से, बाबू आपको गाना के माध्यम से मैं फिजिक्स सिखाऊंगा। हम बहुत सारा गाना लिखे हुए हैं फिजिक्स के ऊपर, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो गाना आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, क्लियर। और गाना से फिजिक्स समझाएंगे आपको। रेडी हो आप लोग? मजा आ रहा है लाइव आके? मजा आ रहा है लाइव आके? चले एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्केलर वेक्टर में क्या कहानी है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेडी? चलें? बाबू मान लो कोई डिब्बा है, ये डिब्बा में इधर से हम 3 लड्डू डाले और 4 लड्डू डाले। ये डिब्बा में हम इधर से 3 लड्डू डाले, इधर से 4 लड्डू डाले। टोटल लड्डू कितना होगा डिब्बा में? 7 लड्डू ही होगा। ऐसे डाले, पहले 3 लड्डू डाले और फिर 4 लड्डू डाले, 7 लड्डू, ठीक है। मान लो सेम डिब्बा पे हम इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगाए, एक आदमी 3 न्यूटन का फोर्स लगाया और दूसरा आदमी 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो डिब्बा पे महसूस कितना हुआ फोर्स? डिब्बा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? स्वाभाविक 7 न्यूटन का, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। और जब डायरेक्शन सेम हो, दिशा सेम हो, तो चीजें ऐड हो जाता है, हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो कोई अंतर नहीं है दोनों में, है ना, क्योंकि लड्डू में मास है, तो यहां मास का चर्चा हो रहा है और ये फोर्स है। मास स्केलर है, मास स्केलर है और फोर्स वेक्टर है। अभी तो कोई अंतर दोनों में नजर नहीं आया, नहीं। 3 लड्डू 4 लड्डू 7 लड्डू, 3 न्यूटन 4 न्यूटन 7 न्यूटन। इधर मास का चर्चा है, इधर फोर्स का चर्चा है। मास स्केलर है, फोर्स वेक्टर है। अभी तो कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। अंतर अब होगा, ध्यान से सुनिएगा।
अब क्या किए, इस डिब्बा में इधर से 3 लड्डू डाले और इधर से 4 लड्डू डाले, तो डिब्बा में कितना लड्डू होगा? डिब्बा में तो 7 ही लड्डू होगा, किधर से ही तुम डालो। लेकिन मान लो उसी डिब्बा पे अगर मैं इधर से लगाऊं 4 न्यूटन का फोर्स और इधर से लगाऊं 3 न्यूटन का फोर्स, तो डिब्बा को कितना फोर्स महसूस हुआ? डिब्बा को 1 न्यूटन का फोर्स ही महसूस होगा। और डिब्बा किधर मूव होगा? डिब्बा उधर मूव होगा जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा। किधर फोर्स ज्यादा लग रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो बॉडी इधर मूव कर जाएगा। क्लियर? अब बताओ अंतर है कि नहीं? यहां 3 और 4 को ऐड किए 7 हो गया, लेकिन यहां 3 और 4 ऐड होकर 1 हो गया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा तो जोड़ दिए, अपोजिट है तो घटा दिए, 4 में से 3 गया 1। चूंकि ये फोर्स ज्यादा है, ये फोर्स ज्यादा है, तो फोर्स जिधर ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 20 लगाया, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा बॉडी उसके अनुसार मूव करेगा। अब क्या किए, अगली बार इधर से डाले 3 लड्डू और इधर से डाले 4 लड्डू। देख लो डायरेक्शन, 90 डिग्री पे डाल रहे हैं, इधर से 3 इधर से 4। बोलेंगे डिब्बा में कितना लड्डू? बोलोगे क्या सर 7 लड्डू होगा। अब लड्डू कैसे भी डालिए 7 लड्डू ही होगा, ऐसे डाले तो भी 7 लड्डू, दोनों लड्डू सेम डायरेक्शन में डाले तो भी 7, ऐसे डाले तो भी 7, ऐसे और ऐसे डाले तो भी 7। डिब्बा वही है। अब इधर से हम लगाएं 3 न्यूटन का फोर्स और इधर से लगाएं 4 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब डिब्बा को जो फोर्स महसूस होगा वो 5 न्यूटन का महसूस होगा, है ना। देखो ध्यान से, इधर हमेशा लड्डू 7 ही है, इधर लड्डू की संख्या हमेशा 7 है, लेकिन यहाँ लड्डू की संख्या इस सिचुएशन में 7 है, इस सिचुएशन में 1 है। मतलब यहाँ लड्डू हमेशा 7 है, लेकिन फोर्स यहाँ हमेशा 7 नहीं है। यहाँ 7 न्यूटन है, यहाँ 1 न्यूटन और यहाँ 5 न्यूटन है। अब ये 5 न्यूटन कैसे हुआ, अभी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ये 5 न्यूटन कैसे हुआ। अब 5 न्यूटन को समझाने के लिए हम एक पेज लेंगे, है ना। देखो ध्यान से, वो पेज क्या है। 3 और 4 5 कैसे हुआ, 3 और 4 5 कैसे हुआ, ये मुझे समझना है। 3 और 4 5 कैसे हुआ ये मुझे समझना है ना। 3 और 4 5 कैसे हुआ, ये जो 3 और 4 और 3 5 हो गया, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर। अब ये 5 कैसे हो गया ये मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत सही सही बताना। चीनी में अगर सूजी मिलाते हैं तो क्या बनता है? हलवा। तो हलवा क्या है? रिजल्टेंट ऑफ चीनी एंड सूजी। अरे एडिशन, जब अभी तक तो जो जोड़ते हो ना उसी को हम लोग एडिशन बोलते हैं, और वेक्टर में एडिशन का नाम रिजल्टेंट हो जाता है। जब वेक्टर को जोड़ते हो ना तो एडिशन को रिजल्टेंट भी बोलते हैं, सिंपल। चूनी में सूजी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? हलवा। हलवा क्या है? चूनी और सीजी का एडिशन है, या हलवा जो है वो रिजल्टेंट है। चूनी और सूजी का रिजल्टेंट है हलवा। क्लियर? अगर चीनी में पानी मिलाते हैं तो शरबत बनता है। शरबत क्या है? शरबत क्या है? चीनी और पानी का एडिशन है, या शरबत चीनी और पानी का रिजल्टेंट है। चीनी और पानी के रिजल्टेंट को शरबत बोलते हैं। उसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ेंगे तो वेक्टर में 5 होगा, तो 3 और 4 के रिजल्टेंट को 5 बोलते हैं। अब आइए प्रूव करते हैं कैसे 5 हो गया ये। बाबू, नुनू, रे हमर सुगा, रे हमर सब कुछ, मेरी दुनिया। अरे आप ही लोग ना मेरी दुनिया है, आपको पढ़ाएंगे तब ना मुझे मजा आएगा। देखो 3 ऐसे लगा, 3 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा,
ठीक है, 3 ऐसे लगा और 4 ऐसे लगा। ये 3 न्यूटन का लाइन है और ये 4 न्यूटन का लाइन है। तो वेक्टर में क्या करते हैं ना, लाइन को मिला देते हैं, जोड़ने के लिए मिला देते हैं। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। देखो 3 और 4 कितना डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। ये 3 का लाइन है और ये 4 का लाइन है। 3 और 4 90 पे है। तो पाइथागोरस पढ़े हो ना 10th में, ये 3 ये 4 तो ये कितना होगा? 5। बोलो ना 5। पाइथागोरस से अगर ये 3 ये 4 और अगर ये दोनों 90 पे होगा तो ये क्या होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? अरे पाइथागोरस से रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5। क्लियर? अब ध्यान से सोचो, अगर किसी बॉडी पे तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, इस डायरेक्शन में एक ही साथ, मान लो इस डिब्बा पे कोई आदमी, मान लो 2 आदमी है, एक आदमी ऐसे फोर्स लगाया, एक आदमी नीचे फोर्स लगाया, तो डिब्बा किधर जाएगा? डिब्बा ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, डिब्बा जाएगा रिजल्टेंट के लॉन्ग, डिब्बा जाएगा इधर, छटक के इधर चल जाएगा। तुम अपने घर के टेबल पे कोई डिब्बा रखो, घर के टेबल पे डिब्बा रखो, तुम इधर फोर्स लगाओगे तो इधर जाएगा, नीचे लगाओगे तो नीचे जाएगा। लेकिन एक साथ अगर 2 फोर्स लगा, एक ही साथ दोनों दोस्तबाजी लगा लोगे, बोलोगे भाई ये डिब्बा पे ऐसे फोर्स लगाना और ऐसे फोर्स लगाना है, तो बॉडी छिटक के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा छिटक के। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर। इसका वैल्यू जुट के 5 आ जाता है। देख लो पाइथागोरस से, ये 3 ये 4 तो ये 5 होगा। घर पे तुम ये काम करो, कोई बॉडी को टेबल पे रखो और एक ही समय में 90 डिग्री पे फोर्स लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे एक ही टाइम पे लगना चाहिए, इधर से और इधर से। तो बॉडी ना इधर जाएगा ना इधर, बॉडी ऐसे जाएगा, छिटक जाएगा बॉडी। तो जिधर बॉडी मूव करेगा ना वही होगा रिजल्टेंट का लाइन, जिधर बॉडी मूव करेगा। मूव कर मतलब घटना का जो रिजल्ट होगा ना, घटना अब इधर होगा। फोर्स लगा ऐसे और ऐसे, ऐसे बॉडी जाएगा ऐसे। क्लियर? तो इसी को रिजल्टेंट बोलते हैं। फील हुआ वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है? जब स्केलर में 2 चीज को जोड़े तो हमेशा लड्डू 7 आया। लड्डू ऐसे डाला तब भी 7 आया, लड्डू ऐसे डाला तो भी 7 आया, लड्डू 90 डिग्री पे डाला तो भी 7 आया। डिब्बा में लड्डू को हम किसी डायरेक्शन से डाले 7 आया लड्डू। मतलब स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि लड्डू तुम कैसे भी डालो, 3 और 4 डालोगे तो 7 होगा। लेकिन वेक्टर 3 और 4 7 भी हो रहा है, 3 और 4 1 भी हो रहा है, 3 और 4 5 भी हो रहा है। मतलब वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर? पूरा बात समझ में आया? फील हुआ, विजुलाइज हुआ? रिप्लाई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी। एकदम मजा आ रहा है? मजा आया? जल्दी फील हुआ एकदम? चैट में लिखिए हाँ ना, यस नो, जो भी एकदम फील हो रहा है जल्दी रिप्लाई करें। फील हुआ? समझ में आया? लड्डू स्केलर है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं किया, लेकिन फोर्स वेक्टर है, डायरेक्शन पे डिपेंड किया। ये वाला नहीं आया समझ में? सिंपल सोचो ना, 3 न्यूटन 4 न्यूटन लगाए, ये 3 का लाइन है, ये 4 का लाइन है। वेक्टर में जोड़ने के लिए लाइन को मिला देते हैं यहां से यहां। क्यों मिलाए? ये लाइन हम यहां से यहां क्यों मिलाए? सिंपल समझो। प्रैक्टिकली एक ब्लॉक को तुम टेबल पे रख दो और एक साथ 2 फोर्स लगाओ तो बॉडी ऐसे ही जाएगा। अगर किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लगे और उसी टाइम पे ऐसे फोर्स लगे तो बॉडी ऐसे जाएगा। इसलिए लाइन मिलाए।
सोचो इस लाइन का तो ये डायरेक्शन हो गया। अब ये डिब्बा किधर मूव करेगा, 3 न्यूटन के लॉन्ग नहीं, 4 न्यूटन के लॉन्ग नहीं, 3 और 4 के रिजल्टेंट के लॉन्ग। 3 और 4 का रिजल्टेंट ये होता है, जैसे चीनी सूजी का रिजल्टेंट हलवा होता है, चीनी और पानी का रिजल्टेंट शरबत होता है, उसी प्रकार 3 और 4 का रिजल्टेंट ये होता है। इस रिजल्टेंट का वैल्यू 5 क्या हुआ, सिंपल पाइथागोरस से, ये 3 ये 4, अगर ये 90 डिग्री पे होगा तो ये कितना होगा 5, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5। तो हम ये देख रहे हैं कि हम लड्डू और फोर्स के बीच में रिलेशन निकाल लें। तो डिब्बा में लड्डू कैसे भी डाल रहे हैं वो साथ ही हो रहा है हमेशा, लेकिन फोर्स कभी 7 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है। चूंकि स्केलर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वैल्यू हमेशा सेम है, हमेशा साथ ही है। स्केलर को तुम कैसे भी जोड़ोगे आंसर हमेशा सेम होगा, लेकिन वेक्टर को जोड़ोगे तो आंसर डिफरेंट होगा, क्योंकि वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। देखो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाए तो 7, अपोजिट लगाए तो 1, और 90 डिग्री पे लगाए तो 5। इसका मतलब क्या है, वेक्टर के एग्जांपल में फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन चेंज होने से वैल्यू भी चेंज हो रहा है। क्लियर आ रहा है समझ में? आया समझ में बाबू? जब भी हम कुछ बोले, लाइव क्लास है, जैसे ऑफलाइन क्लास में आप लोग यस सर नो सर बोलते हो ना, तो लाइव क्लास में भी सब लोग चैट करें। क्लियर है सबको? यस सर लिखे या नो सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग चैट करें, जल्दी लिखे, चले आगे। अगर हम ऐसा बोले कि चले आगे तो आप लोग को लिखना है यस सर, आगे बढ़िए। अभी तक क्लियर है पूरा? लिखिए, कैसे व्हाट्सएप पे चैट करते हो, ऐसे ही चैट कीजिए। चलें, तो ये सारा चीज इसलिए हम आपको विजुलाइज करवाए हैं ताकि आपको ये पता चले कि चीजें क्या यूज है फिजिक्स में, कैसे फील होगा, है ना। चलिए अब आइए चैप्टर पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट तो फिजिकल क्वांटिटी, 2 भाग में बटा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? सच फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड डू नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी लड्डू बताया आपको, लड्डू क्या है, मास, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। एग्जाम्पल में मास, लेंथ, टाइम, करेंट, एनर्जी, पावर, वर्क, हजारों एग्जाम्पल है। चैप्टर पढ़ते पढ़ते सारा सीख जाओगे, है ना। आंख बंद करके बता सकते हो कि ये कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, बस चैप्टर आगे पढ़ो, है ना। आज तो टेलर है, फिल्म सैटरडे को स्टार्ट होगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना। कुछ पॉइंट है, इसको जानते हैं। स्केलर क्वांटिटीज फॉलो द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, दैट मीन्स अलजेब्रा ऑफ नंबर्स। कहने का मतलब हो गया कि हम सिंपल स्केलर में जोड़ देते हैं, 3 4 7, है ना, 7 में से 3 गया 4, 5 + 3 8। ये क्या है? ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो करता है। या उसी शब्दों को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय जनरल अलजेब्राइक मेथड। मतलब जो भी स्केलर है, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, या आगे और भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम इजीली जोड़ सकते हैं सिंपल तरीकों से, और उसी तरीका को बोलते हैं जनरल अलजेब्राइक मेथड। मतलब जो कुछ भी अभी तक तुम सीखे हो, जोड़ना घटाना, वो सब जनरल अलजेब्राइक है। वेक्टर से अब सीखोगे जोड़ना। क्लियर? 10 3 13, ये सब क्या है? जनरल अलजेब्राइक मेथड है। जो भी मल्टीप्लाई करते हो, घटाते हो, जोड़ते हो, ये जनरल अलजेब्राइक मेथड है। लेकिन 11 12 पढ़ने के लिए अब सिर्फ ये जोड़ काफ़ी नहीं होगा, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा। आपको अब नया टाइप का एडिशन सिखाएंगे, नया टाइप का सब्ट्रैक्शन कर सिखाएंगे, नया टाइप का मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, और यही चीज़ 11 12 में काम करेगा। क्लियर है? चले आगे। सबका स्क्रीनशॉट ले लोगे और नोट्स बनाओगे अच्छे से, है ना। एक मोटा सा रजिस्टर लोगे और सारा नोट्स बनाओगे अच्छे से। ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलें, अब चूंकि सारा चीज अभी हम लोग जान गए हैं तो समझना आसान हो जाएगा चीजें। सच फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction and they must obey the vector law of addition are called vector quantities। अभी जो हम लोग 3 और 4 जोड़े वही हमारा कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हाँ देखो ध्यान से, 3 और 4 मिलके क्या हो गया 5, इसी को बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब अभी के बाद से ये मत बोलना कि वेक्टर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी है, ऐसा नहीं है। वेक्टर तब होगा जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करता हो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब यही एडिशन, 3 और 4 को ऐड किए 5 आया, यही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। और अगले लेक्चर में मतलब सैटरडे वाले क्लास में ये सब चीज और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पे पहुंच जाएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। चलें, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया सच फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, एंड दे मस्ट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना ही चाहिए, है ना। मतलब उसमें 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होना चाहिए, 3 और 4 को जोड़ने पे जब 5 आ जाए यही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, तभी वो वेक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल में फोर्स, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, आगे और भी फिजिकल क्वांटिटी है, हजारों फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर है, हजारों है जो स्केलर है, सबके बारे में जानेंगे, है ना। अगला पॉइंट है नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है वो यहां लिखा हुआ है। पहला डिफिनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिफिनिट होना चाहिए। डिफिनिट डायरेक्शन, डायरेक्शन डिफिनिट होना चाहिए, जैसे अलोंग ईस्ट, अलोंग नॉर्थ, अलोंग साउथ। अब ऐसा नहीं बोले कि हम उधर जा रहे हैं, उधर इधर, कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है, है ना। डिफिनिट डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। जैसे हम बोलेंगे राम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, तो यहां पे एक डिफिनिट डायरेक्शन दिख रहा है उत्तर, लेकिन हम बोलेंगे राम 5 किलोमीटर उधर गया, तो उधर कौन डायरेक्शन है, डिफिनिट तो नहीं है। तो वेक्टर होने के लिए डिफिनिट मैग्नीट्यूड, डिफिनिट डायरेक्शन एंड मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना ही चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन को कोई क्वांटिटी फॉलो करता है तभी वो वेक्टर होगा। तो ये दोनों तो पकड़ लोगे, और इसके लिए बस कैसे सिखाएं 3 और 4 का 5 होना, वैसे जोड़ लेंगे। और एडिशन तो अभी सीखना ही है, उसके लिए नया नया लेक्चर आएगा, है ना। अभी तो टेलर चल रहा है। नेक्स्ट, चलिए नोट देखिए क्या है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक करेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है ना। पढ़े होंगे 10th में। जैसे मान लो ये सेल है और सेल से वायर जोड़ दिए, मान लो ये सेल है, ग्रुप ऑफ बैटरी को सेल कहते हैं। इससे वायर जोड़ दिए, एक सर्किट बना दिए, लूप बना दिए, तो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, है कि नहीं। तो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है। मान लो ये सेल 5 एम्पियर का करंट छोड़ा तो 5 मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। करंट में 3 और 4 को जोड़ने पे 5 नहीं होगा। कहीं भी करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, तो 7 एम्पियर ही होगा, 5 नहीं होगा। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह स्केलर ग्रुप में ही रखा गया है ना। ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, they do not obey vector law of addition, hence it is a scalar quantity।
तो बच्चों चूंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको स्केलर ग्रुप में ही रखा गया है। दरअसल करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी होता है, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो फिर भी वो वेक्टर ना हो। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो फिर भी वो वेक्टर ना हो, तो ऐसे क्वांटिटी को टेंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंसर। लेकिन आपके सिलेबस में टेंसर नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में टेंसर नहीं पढ़ना है, इसलिए टेंसर को यहाँ पे स्केलर ही मान के चलना है। अगर आपके सिलेबस में पढ़ना रहता है तो करंट टेंसर हो जाता है, लेकिन चूंकि नहीं पढ़ना है तो करंट को यहाँ पे स्केलर ही माना गया है। क्लियर? आइए इसको और क्लियर करते हैं। इसे मान लो ये कोई जंक्शन है, जंक्शन मतलब मिलने वाला पॉइंट। एक वायर यहां से आया, एक वायर यहां से आया। इस वायर में I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में I2 करंट फ्लो हो रहा है। अब मान लो दोनों वायर थीटा एंगल पे मिला। नहीं, घर में होता है, जैसे मान लो हमको एगो बल्ब जलाना है, एगो पंखा चलाना है, तुम लोग मेन लाइन में दूगो वायर जोड़ देते हो। मान लो इसमें मेन लाइन जा रहा है, यहाँ से एगो वायर ले लिया, इसे पंखा चला दिया, एगो वायर ले लिया, यहाँ से बल्ब जला दिया। सेम वही किए। ये मान लो मेन लाइन का कनेक्शन है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है। अब मान लो यहाँ से एक वायर जोड़ दिए, तो इस वायर में जो करंट फ्लो होगा वो करंट I1 प्लस I2 के ही बराबर होगा। अगर मान लो I1 भी 10 एम्पियर, मान लो इस वायर में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर में भी 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां से जो वायर जोड़ेंगे उस वायर में 20 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। उसको कोई मतलब नहीं है एंगल से, कोई मतलब नहीं एंगल से। अब सिंपल सोचो, एंगल पे डिपेंड नहीं करना ही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना नहीं है। यहां फोर्स 90 डिग्री पे लगा है तभी ना ये 5 हो गया पाइथागोरस से। 3 4 90 के कारण पाइथागोरस लगा, यहां 5 हो गया। इसका मतलब है फोर्स एंगल पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स एंगल पे डिपेंड कर रहा है तभी ना 3 4 5 हो गया। और करंट एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वायर और ये वायर जब इस जंक्शन पे मिला तो थीटा एंगल पे मिला। जब ये वायर किसी एंगल पे मिला तो करंट का वैल्यू कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। इधर से भी 10 एम्पियर, इधर से 10 एम्पियर, ये दोनों वायर में 10-10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसमें 20 हो रहा है। इसका मतलब है कि जितना करंट आया उतना ही निकल रहा है। इस वायर में उतना ही करंट है जितना ये दोनों वायर में है। इसका मतलब है ये दोनों वायर को हम एंगल पे जोड़ते या सीधा जोड़ते या कैसे भी जोड़ते, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें 20 एम्पियर करंट ही फॉलो हुआ। क्लियर? इसलिए करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी करंट स्केलर है। आया समझ में बात? आया? इसको एग्जांपल में लिख लेना और सबका स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना? स्क्रीनशॉट ले रहे हो सबका? चले आगे। अभी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये नोट समझ में आया कि करंट क्यों स्केलर है? क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे डिपेंड नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे डिपेंड नहीं करता है मतलब एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब दोनों वायर थीटा एंगल पे मिला, लेकिन इस थीटा एंगल के कारण करंट का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इसलिए करंट स्केलर है। चलें आगे? चलें? समझ में आ रहा है अच्छे से? एकदम फील हो रहा है लेक्चर? ईमानदारी रिप्लाई कीजिएगा, एकदम फील हो रहा है? एकदम फील हो रहा है? नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर।
वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में बाबू ध्यान से देखो, ये मान लो इनिशियल पॉइंट है ओ, ये मान लो फाइनल पॉइंट है। तो इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन जो बाहर जा रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड लाइन। ये जरूरी पड़ता है क्वेश्चन में। तो वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं इन which the length of the line is proportional to the magnitude of the vector, है ना। इसमें जो लेंथ होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो लेंथ होता है, मान लो यहां से यहां जो लेंथ होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड होगा और एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल, मान लो O से A डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और ए के बाद जो लाइन दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड लाइन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड लाइन। इसका कोई खास मतलब नहीं है और कोई खास लॉजिक नहीं है। जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसका जरूरी पड़ता है कभी कभी। और इसे आप लोग ओ से ए पे ही ध्यान दीजिएगा। कहां ध्यान दीजिएगा? ओ से ए पे। तो ओ से ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जिसमें ओ कहलाएगा इनिशियल पॉइंट। ओ क्या कहलाएगा? इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट या टेल। ओ को क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट या टेल। और ए को बोलेंगे फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या हेड। ओ को इनिशियल पॉइंट बोलो, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट बोलो या टेल बोलो। ए को फाइनल पॉइंट बोलो, चाहे एंड पॉइंट बोलो, चाहे टर्मिनल पॉइंट बोलो, चाहे हेड बोलो, बतवा बराबर। इस चीज को फील करने के लिए हम ओ से ए का वैल्यू लिख दिए 6 सेंटीमीटर। सिंपल सोचो, मान लो इस मार्कर का लंबाई 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर में 6 क्या है? मैग्नीट्यूड। 6 सेंटीमीटर में 6 क्या है? मैग्नीट्यूड। अब मान लो किसी बॉडी पर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगाए इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम 6 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो 6 न्यूटन में 6 क्या है? मैग्नीट्यूड। 6 न्यूटन में 6 क्या है? मैग्नीट्यूड। 6 सेंटीमीटर में 6 क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चाहे लेंथ का रहे चाहे फोर्स का रहे, मैग्नीट्यूड चाहे स्केलर का रहे चाहे वेक्टर का रहे, मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर O से A की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो O से A की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन। कहोगे सर लेंथ तो स्केलर है और फोर्स वेक्टर है, तो कैसे बराबर लिख दिए हैं? बराबर नहीं लिखे हैं, दिखा रहे हैं। अरे लेंथ का 1 सेंटीमीटर, फोर्स का 1 न्यूटन, मैग्नीट्यूड को है, तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के बराबर क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम लेंथ को फोर्स के बराबर नहीं लिखे हैं, हम मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के बराबर लिखे हैं। अगर 6 सेंटीमीटर लेंथ है तो हम इसको बोल सकते हैं 6 न्यूटन फोर्स है। 6 सेंटीमीटर लेंथ है तो 6 न्यूटन फोर्स बॉडी पे लगा, क्योंकि 6 न्यूटन फोर्स हो या 6 सेंटीमीटर लेंथ हो, वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो 6 सेंटीमीटर के बदले हम लिख सकते हैं 6 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। हम बोल सकते हैं किसी बॉडी पे 6 न्यूटन का फोर्स लगा, किधर? ईस्ट के लॉन्ग। ये कौन डायरेक्शन है? ईस्ट। बिल्कुल बोल सकते हैं। आया समझ में? ये 6 सेंटीमीटर को 6 न्यूटन कैसे लिखे? जल्दी बोलो। अंतर क्या है? 6 सेंटीमीटर 6 न्यूटन में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है 6 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, 6 न्यूटन भी मैग्नीट्यूड है, बस। अब इसी मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन लगा दिए। देखो 6 न्यूटन के साथ डायरेक्शन लग गया, इसलिए फोर्स वेक्टर हो गया। 6 न्यूटन के साथ डायरेक्शन लगा दिए ना। अब 6 सेंटीमीटर बोलो चाहे 6 न्यूटन बोलो, 6 सेंटीमीटर बोलो चाहे 6 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड है। मेन चीज क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर? ईस्ट के लॉन्ग, इसलिए लिखे हैं 6 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। आया समझ में ये वाला लाइन? जल्दी
रिप्लाई करो सब लोग। ये वाला समझ में आया? अभी जो हम लोग डिस्कस किए, जल्दी आया? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते तुरंत? कहीं पे डॉट पूछना रहे तो एक बार लिख सकते हो, सर एक बार फिर से बता दीजिए, है ना? आया सबको? पक्का? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, एक रजिस्टर ले लीजिएगा मोटा वाला और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। और लाइव क्लास का कुछ और देखना रहे तो इसी लाइव क्लास का फिर से रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल देते हैं, वो भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, देखो वेक्टर को सिंबल में ऐसे लिखते हैं, जैसे ए बी वेक्टर। अब कि ए बी लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। मतलब किसी भी लेटर के ऊपर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पुट कर दोगे तो वेक्टर ए कहलाएगा। अभी ए है, सिर्फ ए है, अभी कहलाएगा वेक्टर ए, वेक्टर ए, बी वेक्टर बी, ये सिर्फ बी है, सिंपल। अब बी के ऊपर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब किसी भी लेटर के ऊपर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रखोगे, पुट करोगे तो वो वेक्टर कहलाएगा। मतलब अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है किसी भी लेटर को, तो किसी भी लेटर के ऊपर क्या रख दो? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब सिंपल पापा मम्मी बोलते हो, ये सिंपल पापा हो गया। अब हो गया पापा वेक्टर या वेक्टर पापा, है ना? मौसा, है ना? अब क्या हो जाएगा? वेक्टर मौसा। किसी को वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिख दो, ठीक है? चलो, और पुराने जमाने में और एनसीईआरटी में भी देखोगे तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, बोल्ड फेस लेटर। मतलब किसी लेटर को बोल्ड कर दोगे, बोल्ड कर दोगे, जैसे मान लो ए बोल्ड है, बी बोल्ड है, ये वेक्टर हो जाएगा। सी लिखा हुआ है, ये जनरल हो गया। लेकिन इसी को बोल्ड कर दोगे तो ये वेक्टर सी कहलाएगा। बोल्ड कर दोगे तो ये वेक्टर सी कहलाएगा। बोल्ड फेस्ड लेटर, मतलब किसी लेटर को गाढ़ा करके लिखोगे ना तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके किसी भी लेटर के ऊपर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रख दो या उसको बोल्ड कर दो। क्लियर? आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो बाबू वेक्टर का टेलर समाप्त हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और फिल्म अगले क्लास में स्टार्ट होगा। जब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर और कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, और लेक्चर के अंत में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बोल्ड फेस लेटर अभी भी यूज होता है, मतलब पुराने जमाना का मोबाइल तुम लोग यूज करते हो। टिप मोबाइल अच्छा लगता है? नहीं, सबको चाहिए एकदम स्मार्टफोन। उसी प्रकार ये स्मार्टफोन हो गया, ये टिप हो गया। लेकिन कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है तो बोलोगे ना कि ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। क्लियर? तो आज इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं सैटरडे को 3:30 बजे, है ना? तब तक के लिए आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए। जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स नहीं देखे हैं तो वो देखिए, यूनिट डायमेंशन नहीं देखे हैं तो वहाँ से देखिए, लेक्चर 1 से विशेष जानकारी के लिए मैनेजमेंट में फ़ोन कर लो। क्लियर? ये सब सारा चीज़ देख के रहना। हम मिलते हैं अगले लाइव क्लास में नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय।